नमस्कार दोस्तों। नौ आज फिर मैं जैसा कि कल मैंने आपको सीरीज़ वन में ऑब्जेक्टिव सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बताए थे। आज फिर मैं सेकेंड सीरीज़ लेके आई हूँ 15 क्वेश्चंस के सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो कि यूज़फुल हैं आईसीआर नेट, जेआरएफ, एसआरएफ, एएफओ, एनएससी, एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं तो। नाउ लेट अस स्टार्ट these 15 questions. The very first question is question number 1. Difference between grain and seed is. What is the difference between grain and seed? हमने ढेर सारे ऑप्शंस पढ़े होंगे कि ग्रेन जो है खाने के यूज़ में आता है, जबकि सीड हम यूज़ करते हैं बोने के लिए। लेकिन जो अगर कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं, जैसे कि यहाँ पे है पहला सीड प्रोसेसिंग, दूसरा है सीड क्वालिटी, थर्ड है सीड कॉस्ट, फोर्थ है जेनेटिक प्यूरिटी। तो इसमें सबसे एक्यूरेट आंसर जो होगा जेनेटिक प्यूरिटी। जेनेटिक प्यूरिटी मतलब हम ग्रो आउट टेस्ट करते हैं सीड का, सीड टू टाइप होना चाहिए, जबकि ये सब कैरेक्टर्स ग्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अगर यहाँ पे जेनेटिक प्यूरिटी नहीं होती तो शायद हम सीड प्रोसेसिंग या सीड क्वालिटी के कंसर्न में जाते, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक प्यूरिटी है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा जेनेटिक प्यूरिटी। मीन्स टू टाइप ऑफ सीड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेन एंड सीड। ग्रेन को हम खाने के इस्तेमाल में लाते हैं और बोने के भी इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन सीड हमेशा ट्रीटेड होता है, जबकि ग्रेन ट्रीटेड नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस है ग्रेन और सीड में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द नेम ऑफ द केमिकल which on spraying will enhance complete panicle exertion in hybrid seed production of rice is. आपने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के बारे में अगर पढ़ा होगा, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ए बी आर, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। बी लाइन इज ए मेंटेनर लाइन, आर लाइन इज ए रेस्टोरर लाइन, ए लाइन इज ए स्टेराइल लाइन, फर्टाइल लाइन। तो आपने पढ़ा होगा अगर उसके पैनिकल का एक्सर्शन करना है। पैनिकल आप जानते हैं ना, अगर ये राइस का प्लांट है, राइस के प्लांट में अगर हमको पैनिकल का एक्सर्शन करवाना है तो इसके लिए कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं GA3, दैट इज़ गिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड या गिब्रेलिक एसिड दोनों ही बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, दैट इज जिब्रेलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। दैट means that if you want panicle exertion in rice, in case of rice, then you have to spray a chemical gibberellic acid for panicle exertion. Now coming to the next question, question number 3, Central Institute for Research in Cotton Technology is situated at. सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन कॉटन के लिए 4 ऑप्शंस हैं, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली एंड मदुरै। द करेक्ट आंसर इज नागपुर। नागपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर Nagpur is correct answer for Central Institute of Cotton Technology. Now coming to the next question, neurotoxin present in Lathyrus is. Neurotoxin present in Lathyrus is BOA, BOAA. BOA means that beta, 1 minute. Beta and oxalamine L-alanine, ये जो होता है लेथाइरस में प्रेजेंट होता है बोआ, जिसे हम BOAA कहते हैं। नाइदर इट इज OBA, ABB, AABO, ABAO। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बीटा एंड ऑक्सैलिल
ऑक्सैलिल, सॉरी OXALY, यहाँ पे वाई होना चाहिए, ऑक्सैलिल अमीन एल एलेनिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ द सीड सैंपल सर्टिफिकेट इज. ये आपको पता होना चाहिए, सीड सैंपल सर्टिफिकेट का जो कलर होता है दैट इज ब्लू कलर. ब्लू कलर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. The correct answer is blue color. Blue color. Now the next question is hot water treatment is used to break dormancy in. hot water treatment का हम डॉर्मेंसी मतलब तो आप सभी समझते होंगे. जैसे कि हम अगर एनिमल्स के केस में देखें तो जब बरसात होती है तो मेढक बाहर आ जाते हैं, मीन्स हम हाइबरनेशन भी बोलते हैं, डॉर्मेंसी भी, सीड के टर्म में हम उसे डॉर्मेंसी बोलते हैं. मीन्स जब उनका सही समय आता है तो वो उस जगह से बाहर आ जाते हैं. और सीड के अवस्था में डॉर्मेंट मीन्स सुप्त अवस्था, मतलब सोए हुए होते हैं. और उस चीज़ को अगर हमें तोड़ना है, जैसे बिटर गार्ड के भी केस में ऐसा होता है कि हम अगर हॉट वाटर ट्रीटमेंट दें तो उनकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी. डॉर्मेंसी ब्रेक करने के कई तरीके हैं, जैसे कि स्ट्रैटिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन. तो एक हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी है. अगर आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं लेंटिल, चेरी, कॉटन, राइस. द करेक्ट आंसर इज lentil. Lentil is the correct answer for this hot water treatment to break dormancy. In case of lentil, we are using hot water treatment. Now coming to the next question. The blotter method of seed health testing detects primarily the disease organisms like. blotter method, different methods हैं सीड हेल्थ टेस्टिंग के लिए. उसमें एक मेथड है आपका ब्लॉटर मेथड, जैसे कि सैंड मेथड भी है आपका, और भी बहुत से अगार मेथड है. तो इसमें एक मेथड है ब्लॉटर मेथड. अब आपको पता होना चाहिए फंगस कैसा होता है, बैक्टीरिया कैसा होता है, निमेटोड कैसा होता है, तो आप इसका आंसर इजली दे सकते हैं. तो इसका आंसर है ब्लॉटर मेथड जो होता है फंगस. फंगस जो होते हैं एक जालीदार नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं. जैसा कि आप देखे होंगे, अगर ब्रेड को आप छोड़ दीजिए तो ब्रेड में क्या होता है, उसमें फंगस लगती है. और वहीं अगर आप दही को देखेंगे तो दही में क्या होती है, बैक्टीरिया. वो छोटे से पार्टिकल जैसे स्ट्रक्चर जब दिखते हैं तो हम कहते हैं उसको बैक्टीरिया. और वायरस कैसा होता है, जैसे कि कर्लिंग हो जाती है किसी चीज़ में, वो वायरस के कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं और कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं. जैसे कि चिली वगैरह के केस में, या फिर आप पपाया के केस में पपाया की लीफ देखेंगे तो उसमें सिकुड़ जाती हैं, तो वो जो होता है वायरस का अटैक होता है. और निमेटोड जो होते हैं पतले महीन से जड़ों में यूजुअली देखने को मिलते हैं, तो ये निमेटोड होता है. लेकिन जो ब्लॉटर मेथड टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो जो होता है फंगस के लिए होता है. द करेक्ट आंसर इज फंगस, ए. Now coming to the next question. Plant in which the cotyledon appear above the surface of soil is called as. अब प्लांट, अब आपको यहाँ पे रिकॉल करना होगा प्लांट का स्ट्रक्चर. अगर प्लांट का स्ट्रक्चर आपने रिकॉल कर लिया है तो अगर प्लांट का स्ट्रक्चर आपने रिकॉल कर लिया है तो क्या होता है कि ये आपका सॉइल सरफेस हो गया. सॉइल सरफेस के नीचे क्या होगा, यहाँ पे आपके रूट्स होंगे, राइट. रूट्स के बाद यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आएगा किसका, कोटिलेडन का आएगा. यहाँ लीफ का आ जाएगा. थोड़ी सी अच्छी नहीं बन रही है मेरी पिक्चर. ये हो जाएगा आपका इपिकोटाइल हो जाएगा. ओके, ये आपके कोटिलेडन्स हो गए. ओके, और यहाँ आपका हो जाएगा हाइपोकोटाइल, सॉरी ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हाइपोकोटाइल. ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट. तो जब सॉइल सरफेस के ऊपर यहाँ पे कोटिलेडन्स अबव द सरफेस ऑफ सॉइल, दिस इज कॉल्ड ईपीजीएल जर्मिनेशन. ईपीजीएल जर्मिनेशन
इसको हम क्या कहते हैं, इपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं। जब सॉइल सरफेस कॉटिलिडन्स अबव द सॉइल सरफेस होगा तब हम उसे कहेंगे इपिजियल जर्मिनेशन। द करेक्ट आंसर इज ए। बट अगर आपका कॉटिलिडन नीचे है सॉइल सरफेस के तो हम इसे कहेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये हो जाएगा आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन। ओके, दिस इज about when cotyledons appear above the surface of soil and when the cotyledons below the surface of soil. This is known as epigeal germination and hypogeal germination. Answer will be epigeal germination. Coming to the next question. The notified variety or a farmer's variety that is in public domain is called. जो पब्लिक डोमेन में नोटिफाइड, आपको याद होगा सीड एक्ट 1966 के बारे में कल मैंने आपको सीरीज 1 में बताया था कि सीड एक्ट 1966 में आया। सीड एक्ट 1966 आया तो उसमें नोटिफाइड काइंड ऑफ वेराइटीज़ आई, उसके साथ साथ फार्मर्स वेराइटीज़, एक्सटिंक्ट वेराइटीज़, एक्सटेंट वेराइटीज़, डेराइव वेराइटी। जब कोई वेराइटी हम किसी वेराइटी से प्रोड्यूस करते हैं तब हम कहते हैं डेराइव वेराइटी। लेकिन जब सीड एक्ट 1966 के अंडर में कुछ वेराइटीज़ को नोटिफाइड किया गया है तो उस वेराइटी को हम कहते हैं एक्सटेंट वेराइटी। आंसर विल बी एक्सटेंट वेराइटी। फार्मर वेराइटी जो फार्मर ट्रेडिशनली कई वर्षों से बोते आ रहे हैं या फिर उस वेराइटी को हम या वाइल्ड रिलेटिव वेराइटीज़ के थ्रू वो उगा रहे हैं तो उस वैरायटी को हम फार्मर वैरायटी कहते हैं। एक्सटिंक्ट वैरायटी ऐसी वैरायटीज़ जो विलुप्त हो चुकी हूँ उनको हम एक्सटिंक्ट वैरायटीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एक्सटेंट वैरायटी, दैट इज नोटिफाइड वैरायटी एंड दैट इज ऑल्सो इन public domain. This is a very important question for ICAR NET exam. These types of questions are always asked not only NET but JRF, SRF and PhD also. Now coming to the next question, tetrazolium or TZ test, color of living tissue of seed change to. अब TZ टेस्ट का है 2, 3, 5 टेट्राफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड का हम यूज़ करते हैं। और जो सीड है, सीड का जो मान लीजिए ये आपकी सीड है, सीड में ये कॉटिलिडन्स है तो कॉटिलिडन्स में जब हम 2, 3, 5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड और ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं तो ब्लू कलर से वो चेंज हो जाता है रेड कलर में, तब हम उसे कहते हैं TZ टेस्ट। इट चेंजेस इनटू रेड कलर। आंसर विल बी सी, टेट्राजोलियम। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिविंग टिश्यूज़ को पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं TZ टेस्ट का कि टिश्यू डेड है या लिविंग है। तो अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब वो लिविंग है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रो आउट टेस्ट इन क्रॉप्स इज डन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ। इसका सीधा सीधा आंसर है आपका जेनेटिक प्यूरिटी। जेनेटिक प्यूरिटी के लिए हम ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। ग्रो आउट टेस्ट में 100% जेनेटिक प्यूरिटी होनी चाहिए। किसी भी सीड की जेनेटिक प्यूरिटी 100% यूजुअली होती है, यूजुअली नहीं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव 100% जेनेटिक प्यूरिटी। 2 टाइप सीड अगर आपको चाहिए तो जेनेटिक प्यूरिटी 100% होना चाहिए। इसके लिए हम ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। Coming to the next question, the moisture content for the safe storage of cereals is. सीरियल्स के केस में सेफ स्टोरेज के लिए हमें कितना चाहिए? 12 to 14%. 12 to 14% is the right answer for safe storage of cereals. Coming to the next question,
टैग कलर ऑफ फाउंडेशन सीड इज। कल मैंने सीरीज 1 में आपको ब्रीडर सीड का टैग कलर बताया था, गोल्डन येलो कलर होता है ब्रीडर सीड के बाद आपका आता है फाउंडेशन सीड। न्यूक्लियर सीड के लिए कोई टैग कलर नहीं होता है, ब्रीडर सीड के लिए गोल्डन येलो कलर होता है, फाउंडेशन सीड के लिए आपका वाइट कलर से टैग होगा, वाइट कलर का टैग कलर होगा। आंसर इज सी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ISTA was established in the year 1924. The correct answer is 1924. कुछ आंसर्स आपको हमेशा मेमोराइज करने होते हैं। तो ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन जो सबसे पहली एसोसिएशन थी, ये 1924 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। The variety, I think this is the last question of related to PPV and FR Act. द वैरायटी दैट हैज़ बीन, अभी जैसे कि मैंने पीछे बताया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एक्सटेंट वैरायटी क्या होती है, डेराइव वैरायटी क्या होती है, फार्मर्स वैरायटी क्या होती है, एक्सटिंक्ट वैरायटी क्या होती है, ये सभी आपको जानना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PPV एंड FR क्या है, डस DUS, जो कि मैं नेक्स्ट सीरीज में आपको बताऊंगी डस क्या है। नाउ coming to the question, the variety that has been traditionally means जो हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं, ट्रेडिशन है जो हमारा वंशानुगत चला आ रहा है, ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं, कल्टिवेटेड एंड evolved by farmer or is a wild relative or learned race is common knowledge of farmer is called। वो ऐसी वैरायटी जो कि हम ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड करते आ रहे हैं या एवॉल्व हुई हैं जिसको फार्मर ने एवॉल्व किया। ये इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसने फार्मर को फार्मर का राइट दिया है और किसी भी कंट्री में फार्मर्स को फार्मर का राइट नहीं मिला है, इसीलिए इसका एक अलग ही ग्रुप बनाया गया है PPV एंड FR, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जिस पे डस्ट टेस्टिंग पे काफ़ी काम चल रहे हैं, काफ़ी क्रॉप्स आ चुकी हैं, काफ़ी क्रॉप्स पे काम चल रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जानने के लिए कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विच इज़ गिविंग इम्पोर्टेंस टू फार्मर्स। तो क्वेश्चन क्या है, पहले ये आते हैं, और इज़ ए वाइल्ड रिलेटिव, अपने किसी पुराने वाइल्ड रिलेटिव का है या लैंड रेस, या हमारी लैंड रेस है या जो कॉमन नॉलेज फार्मर के कॉमन नॉलेज में है, इस वैरायटी को हम क्या कहेंगे। ये पूरा डेफिनेशन जो है ये एक कोट हो गया है, ये CTRAP बिल में 2004 के है। इसे हम कहते हैं फार्मर्स वैरायटी। दिस द आंसर विल बी C, दैट इज फार्मर्स वैरायटी। Farmer variety is a variety. Farmer variety is a variety. Farmer is a variety that is traditionally cultivated and evolved by the farmer and is a wild relative or landrace is a common knowledge of farmer is called farmer's variety. This is all about 15 questions of seed science and technology. I think कि आपको ये 15 questions अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।